वेलकम टू परेड एकेडमी डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम क्लास 10 का एक चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के जो चैप्टर है हम लोग आज पढ़ेंगे। तो इससे पहले आई ह्यूमन आई मतलब कि इससे क्या करते हैं हम लोग। अरे सर हम लोग तो इसी से देखते हैं ना। तो सिंपल है ये। मतलब कि ये हमारे पांचों इंद्रियों में से एक इंद्रिय है और बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है जिसके जरिए हम क्या देखते हैं। चारों दिशाओं में जो जो घटना घटता है उसको देखते हैं। जो ब्यूटी ऑफ नेचर होता है उसको देखते हैं। पिज़्ज़ा बर्गर को देखते हैं, चाउमीन को देखते हैं, पेटिस को देखते हैं। नहीं, अरे सर आप क्या बोलते हो, अभी खाने का मन कर रहा है। अच्छा, जिसको जो भी पसंद है हम आँखों के जरिए ही देखते हैं। नहीं, तो ये कौन सा वाला है, क्या है ये ना, हमारा जो 5 इंद्रियों में से ये एक इंद्रिय है। नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट organ है हमारा बॉडी का। तो आज इसके बारे में हम आगे बहुत कुछ जानेंगे। लेकिन आँख होता कैसा है, ये शेप साइज क्या है, कैसा है, इस चैप्टर में सारे के सारे चीज़ें हम लोग देखेंगे। ह्यूमन आँख का प्रॉब्लम क्या होता है, बुढ़ापे में चश्मा क्यों पहनते हैं। अरे अभी छोटे हो तो आपके क्लास में सारे के सारे बच्चे आँखों का पावर समान है क्या? नहीं है ना। कोई बच्चा चश्मा पहनता है, कोई बच्चा मोटा चश्मा पहनता है। मतलब कि क्यों पहनते हैं ये सब, तो हम लोग आगे इसके बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं। ओके, तो चलते हैं आगे। अच्छा, ये हो गया, हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया विद द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन आई। The human eye is one of the most valuable and sensitive sense organ. It enables us to see the wonderful world and the colors around us. ये जो हमारा आँख है ये मोस्ट वैल्यूबल ऑर्गन है और सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है हमारा बॉडी का। मैं पहले बता चुका हूँ। इट एनेबल अस टू सी, इसके जरिए हम लोग ये जो सुंदर वर्ल्ड है, पृथ्वी है, उसको हम देख सकते हैं। और कलर्स, वर्ण जिसको बोलते हैं, कहाँ या कलर्स होता है जो सातों रंग होता है, उसको भी हम पहचान सकते हैं। एक बात बता दें, सिर्फ ह्यूमन आई का ही ऐसा ही स्ट्रक्चर है जो कलर्स को देख सकता है। समझ रहे हैं ना। आप ही का आंख ही सिर्फ कलर को देख सकता है। अगर आप लोग पूछोगे सर क्यों बंदर नहीं देख सकता, नहीं देख सकता, नहीं देख सकता वो कलर, वो ब्लैक एंड वाइट ही देखेगा। सांप भी नहीं देख, अरे फिल्मों में नहीं देखे हो, सांप भागता है तो नेगेटिव व्यूज आता है, नेगेटिव, तो सांप को इसी तरह ही दिखता है। और जो भी है मतलब कि रातों में नेगेटिव व्यूज आ जाता है उन लोगों का, और दिन में उनका ब्लैक एंड वाइट, डे नाइट होता है उनका। समझ रहे हैं। वो कोई कोई बताता है ना, वो सांड के सामने अगर रेड कपड़ा पहन के जाओ वो आपके पीछे भागेगा, वो रेड दिखेगा नहीं उसको, पहले वो सिर्फ ब्लैक ही दिखेगा उसको। आप रेड पहन के जाओगे ब्लैक दिखेगा, ग्रीन पहन के जाओ उसको ब्लैक दिखेगा। समझ रहे हैं। उसको वो कलर कलर जो है, कलर विजन उन लोगों का है नहीं। जो भी जानवर है, सिर्फ ही ह्यूमन के आँख में कलर विजन है, तो ये कलर को देख सकता है। और एक बात है, तुम्हारा आँख अभी छोटे जब पैदा हुए थे तो आपका आँख का साइज जितना था, बूढ़ापे में भी आपका आँखों का साइज उतना ही रहेगा। समझ रहे ना। आईबॉल का जो साइज है जब पैदा हुए थे जितना है, और मरने के वक्त भी वही रहेगा। सब ऑर्गन्स डेवलप होता है, बढ़ता है। कोई आपका टांगे लंबा हो जाता है, आपका हाथ लंबा हो जाता है, आप खुद लंबे हो जाते हो। बट आपका आँख का साइज आप पैदा होने से जितना था, मरते दम तक वही रहेगा। ओके, ये 2 बात याद रखनी है। सो नेक्स्ट चलते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई कलर्स वाइल क्लोजिंग द आइज। अगर आंख बंद कर दोगे तो कोई कुछ दिखेगा, कलर्स आप पहचान पाओगे?
Thus, of all the sense organ, the human eye is the most significant as it enables us to see beautiful, colorful world around us. So देखिए आप, लाइक आँख अगर बंद हो जाएगा, आप लोग आँख, मैं अगर बोलूँगा कि आँख बंद करो और देखो चारों तरफ क्या क्या है, आप लोग देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। अगर कुछ देर आप वैसा ही रहोगे और आपके आंखों के ऊपर कपड़ा बांध दिया जाएगा तो क्या हालत होगा बताइए। समझ रहे हैं ना वो फीलिंग्स? अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार कपड़ा बांधकर 5-10 मिनट खड़े होकर चलिए। नहीं चलना नहीं है, गिरोगे भाई। वही बोल दें क्योंकि सर ने बोला तो हम लोग ऊपर टेस्ट कर रहे थे। गाली पड़ जाएगा मुझे आपके पेरेंट्स से। तो ऐसा मत करना, बट बैठ के आँखों के ऊपर कपड़ा बांध दो और 5-10 मिनट बैठ जाओ, देखो कैसा लगता है और आँख का ज़रूरत कितना है मालूम पड़ जाएगा। अभी नहीं, अभी आपके उम्र के जो बच्चे हैं ये हाथ वाथ भी ज़्यादातर काटते हैं। मैं देखा हूँ बहुत ही जो हैं लड़के हैं और लड़कियां हैं हाथ वाथ काटते हैं। ऐसा मत करना, समझ रहे हो? और ये सारे के सारे ऑर्गन्स बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए, बट स्टिल छोड़िए इसको, हम आंखों के बारे में चलते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, देखिए ये जो ह्यूमन आई है ना, हम लोग का मतलब कि हम लोग का ही आई कैसा है, ये देखो सुंदर सी आंखें, ब्लू कलर नीला कलर की आंखें, नहीं ये है हम लोग का आंखें, ऐसा दिखता है। नहीं किसी का नीला दिखता है, किसी का ब्लैक दिखता है, किसी का भूरा दिखता है, यानी कॉफ़ी कलर दिखता है, नहीं ये सबका अलग अलग होता है। बट नॉर्मली हमारा आंख ऐसा दिखता है, बट अंदर अगर उसको निकाल दोगे ये हो जाएगा पूरा गोल वाला स्ट्रक्चर, ये वाला पूरा गोल वाला स्ट्रक्चर दिखेगा। समझ रहे हैं ना? तो वैसा नहीं दिखेगा। तो हम लोग एक एक जो आँखों का एक एक पार्ट है उसको मतलब कि एक एक पढ़ेंगे। ओके, तो सो फास्ट आता है हमारा कॉर्निया। क्या आता है? कॉर्निया। कॉर्निया है क्या चीज़ ना, ये पूरा ऊपरी हिस्सा है, एक मतलब कि पर्दा जैसा है हमारे आँखों के ऊपर, जिसके ऊपर क्या होता है ना, लाइट गिरता है और ज़्यादातर लाइट यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाता है। मान के चलिए आपका आँख जो है बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है, ये पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं फास्ट लाइट से। तो अगर आँखों के ऊपर अगर ज़्यादा लाइट गिरेगा, मान के चलिए मैं आपके आँखों पर टॉर्च लगाऊंगा, आपका आँख है उसको सह नहीं पाती है, समझ रहे हैं? तो वैसा अगर सनलाइट गिरेगा आँखों के ऊपर डायरेक्टली, ये जाकर रेटिना तक पहुँचने से ये आँखों को ख़राब कर देगा, वो लाइट आँखों को ख़राब कर देगा। तो ये क्या होता है ना, ये जो कॉर्निया होता है इसके ऊपर ज़्यादातर लाइट गिरता है और रिफ्लेक्शन हो जाता है। ओके, और कुछ ही लाइट क्या होता है ना अंदर घुसता है, जो क्या इरिस प्यूपिल के ज़रिए घुसकर रेटिना तक पहुंच जाता है। ओके, हम लोग एक एक डिस्कशन करेंगे, तो चलते हैं। सो फर्स्ट है कॉर्निया क्या है। सो लाइट, फर्स्ट कॉर्निया, सो लाइट एंटर्स द आई थ्रू ए थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया। ओके, जो वहाँ पे दिखाया मैंने पूरा थिन मेम्ब्रेन, पतला सा मेम्ब्रेन है। इसको थोड़ा मिटा दें फिर देखते हैं। सो ये देखिए, ये जो मतलब कि एरो है, तो ये है हमारा क्या, कॉर्निया। सो थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया, it forms a transparent bulge on front surface of the eyeball. Most of the refraction for the light rays entering the eye occurs at the outer surface of the cornea. So ज़्यादातर लाइट क्या होता है ना, कॉर्निया से रिफ्लेक्शन हो जाता है। उसके बाद आता है स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या होता है ना, इट इज़ द आउटर कवरिंग प्रोटेक्टिंग थ्रू वाइट लेयर कॉल्ड द स्क्लेरा। सो आँखों में एक वाइट कलर का है, बीच में ब्लैक है, तो वो जो वाइट कलर का होता है वो होता है, क्या होता है ना, उसको बोलते हैं स्क्लेरा। देन कम टू द आईबॉल। सो आईबॉल क्या ना, टोटल जो वो हिस्सा होता है, ये वाला टोटल होता है, ये जो बल की तरह दिखता है ना, उसको हम बोलते हैं आईबॉल। ये है आईबॉल। तो आईबॉल देखते हैं। सो द आईबॉल इज अ स्पेरिकल शेप विथ डायमीटर ऑफ अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। इसको याद रखना है, आईबॉल का जो डायमीटर है ये 2.3 सेंटीमीटर है। देन कम टू द
aqueous humor. So aqueous humor क्या होता है ना, एक फ्लूइड होता है. It is a fluid which fills the space between cornea and the eye. So ये देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको. तो aqueous humor क्या होता है, देखिए ये वाला जो ये हमारा लेंस होता है, ये जो है, कलर थोड़ा चेंज कर दूँ मालूम पड़ जाएगा. ये जो है क्या है ना, लेंस है ये जो बीच में. और ये जो aqueous humor, ये एरिया है, जो एरिया में मैं ये कर रहा हूँ, वो जो एरिया है वो इसके अंदर क्या होता है ना, लिक्विड्स होता है. ये क्या करता है ना, आपके आंखों में कुछ गिर गया तो ये वो जो डॉट पार्टिकल्स है उसको निकाल देता है, आंख से इंस्टेंटली निकाल देता है. ये इस एरिया से वो लिक्विड निकलता है. ओके, आंख में हाथ लग गया या कुछ लग जाएगा तो फिर वो आंखों में से आंसू नहीं आ जाता. और कोई अगर दिल तोड़ देता है, ये बात बोलूँ तो सबको मालूम पड़ जाता है, दिल टूट जाता है तो आंखों में सबका आंसू आ जाता है. नहीं तो जब दिल टूटता है भी आंसू आता है, तो यही से आता है, एक्वस ह्यूमर से आता है. ओके, ये ख़त्म नहीं होता है. फिर पानी वानी पियोगे फिर वो फिल हो जाएगा. जितना रोना है रो सकते हो आप, समझ रहे हो. ओके, चलते हैं. रोना नहीं, बस पढ़ना है और कुछ नहीं. पहले पढ़ो, ठीक बनो, उसके बाद जो करना है बाकी चीज़ें. नहीं चलो हम चलते हैं अभी यहाँ पे, ज़्यादा नहीं. सो देन कम टू द इरीज. सो इरीज क्या है, इरीज इज ए डार्क मस्कुलर डायफ्राग्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल. तो ये क्या होता है ना, इरीज का जो डार्क हमारे आंखों में क्या होता है, देखिए मैं दिखा देता हूँ अभी. ये वाला जो ब्लू कलर का होता है ना, ये ब्लू कलर का यही पार्ट होता है, ये जो ब्लू कलर का पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलेंगे ना, इरिस. अच्छा, ये इसका आंख ब्लू है, आपका आंखों का ब्लैक ही होगा या ब्राउन होता है किसी किसी का. तो आप लोग देख लेना है किसका कैसा है. सो जो जिसका ब्राउन है, जिसका नीला आंख है, बहुत कम ही लोगों को मिलता है. जो गॉड गिफ्टेड होते हैं नीला. ऐश्वर्या राय का नीला आंख नहीं है, इसके वजह से वो जो मिस वर्ल्ड बनी थी, समझ रहे, मिस वर्ल्ड या मिस इंडिया, कुछ भी जो भी हो, वो बनी थी. तो यहाँ पे जो है मतलब कि देखिए इरिस कौन सा है, ये वाला. ये क्या करता है ना, लेंस को इधर उधर करता रहता है, समझ रहे हैं, इधर उधर करता रहता है. मतलब कि आपका जो आंख घूमता है ना इधर उधर, सो इरिस, डार्क मस्कुलर डायफ्राग्राम. सो प्यूपिल क्या होता है ना, प्यूपिल इज ए स्मॉल ओपनिंग इन द मिडल ऑफ द इरिस through which light enters the eye. The pupil regulates the control of the amount of light entering the eye. तो प्यूपिल क्या होता है ना, यहाँ पे देखेंगे प्यूपिल ये जो छोटा सा जो डार्क पार्ट नहीं होता है, अब सभी के आंखों में होता है. अगर नज़दीक से दिखोगे, जिन लोगों का ये ब्लूइश पार्ट ब्लैक होगा तो वो उन लोगों को दिखेगा नहीं. जिन लोगों का ये मतलब कि दिखेगा, थोड़ा सा आपको गौर करना पड़ेगा. अभी आप लोग अपने अपने दोस्तों का भी यहीं पर देख सकते हो, क्लास में देख सकते हो. मतलब कि किसी किसी का आंखों में थोड़ा झुक के देखो, एक छोटा सा ब्लैक कलर का होल रहता है. ओके, जब ज़्यादा लाइट आता है तो वो ऑटोमेटिकली छोटा, ये जो इतना बड़ा सा दिख रहा है ना होल, ये बहुत ही छोटा हो जाएगा. मतलब कि जितना लाइट ज़रूरी होगा उतने ही लाइट को वो लेगा और बाकी लाइट को वो कम कर देगा. समझ रहे हैं ना. अगर कम लाइट में अगर अंधेरे रूम पे रहोगे तो ये खुल जाएगा, बड़ा हो जाएगा. ये पूरा लाइट उसको ज़्यादा ज़रूरत होगा तो ये पूरा ओपन हो जाएगा ज़्यादातर. आप लोग अपने दोस्तों के आँख को गौर कर सकते हो, देख सकते हो. ओके, तो ये होता है हमारा प्यूपिल. देन नेक्स्ट कम टू द लेंस. सो व्हाट इज द लेंस? Behind the pupil there is a transparent and a flexible jelly like structure called lens. It is a convex lens. By the action of ciliary muscle, it changes its shape to focus light on the retina. It becomes thinner to focus distant object and become thicker to focus नियर बाय ऑब्जेक्ट्स. समझ रहे हैं. सो लेंस क्या है,
ना लेंस जो है मतलब कि जो इरिस इसको पकड़ के रखा है, मतलब कि aqua स्विमर के जस्ट पीछे है, ये हमारा एक क्रिस्टलाइन लेंस है। और ये कौन सा वाला लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। ओके, तो इसके जरिए क्या करता है ना लाइट, ये लेंस मतलब कि जो पिछले चैप्टर में हम पढ़े थे, लेंस किससे बना हुआ होता है ना, कांच से। सो ये कांच से बना हुआ नहीं है, ये फ्लेक्सिबल जेली लाइक स्ट्रक्चर है। ये पूरा ऑर्गेनिक है, हमारा बॉडी इसको बनाया है, ऑर्गेनिक जेली लाइक स्ट्रक्चर। ओके, तो इसके जरिए क्या होता है ना, लाइट इसके जरिए आकर जाकर कहाँ पर गिरता है ना, रेटिना। तो रेटिना हमारा कहाँ पर होता है, ये जो पॉइंट है अभी दिखा देता हूँ। तो ये जो देखिए यहाँ पर जो रेटिना है, जो आरो दिया गया है, यहाँ पर रेटिना है। तो इसके थ्रू लाइट पूरा आकर यहाँ पे गिरता है, तब जाकर हमें क्या करता है, हमें दिखता है कि इमेज फॉर्मेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। Okay, then come to the ciliary muscles. Ciliary muscles are capable uh, of modifying the curvature of the lens and thereby affecting the focal length of the lens. So ciliary muscle का काम होता है, ये नज़दीक जो है ये जो ciliary muscle देखिए रेड कलर का जो है, ciliary muscle जो पकड़ के रखा है लेंस को, ये जो रेड कलर का देख रहे हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये होता है सिलियरी मसल। मतलब कि अब आपका लेंस को आप कौन सी दिशा में देख रहे हो वो मुड़ जाता है उसी हिसाब से, और उसको फोकस करता है, नज़दीक और दूर के ऑब्जेक्ट को ये फोकस करता है। अगर नज़दीक के चीज़ों को देखना है, ये थोड़ा कंट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब कि सिकुड़ जाएगा थोड़ा सा। अगर ये सिकुड़ गया तो ये लेंस क्या हो जाएगा ना, थोड़ा मोटा हो जाएगा। तो फोकल लेंथ इसका कम जाएगा, तो जो पास का ऑब्जेक्ट है वो क्लियर दिखेगा। अगर ये आपका कुछ दूर का ऑब्जेक्ट देख रहे हो, ये मतलब कि क्या हो जाता है, ये पूरा फैल जाता है, ढीला पड़ जाता है। ढीला पड़ जाएगा तो फिर ये लेंस क्या हो जाता है ना, लंबा हो जाता है और पतला हो जाता है। पतला होने से इसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है, तो दूर के ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लियरली देख सकते हैं। ओके, तो ये था सिलियरी मसल का काम। देन विट्रस ह्यूमर क्या है ना, विट्रस ह्यूमर इज अ क्लियर फ्लूइड विच फिल्स द आई बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना। दिस फ्लूइड हेल्प्स द आई होल्ड इट सेफ विथ लाइट बीइंग ट्रांसमिटेड थ्रू इट टू द रेटिना। तो ये जो क्या होता है ना, विट्रस ह्यूमर कहाँ पे है, यहाँ पे आरो दिया गया है, आप लोग देख सकते हो विट्रस ह्यूमर। ये टोटल जो लिक्विड से इसके अंदर है, ये क्या करता है ना, ये जो आई लेंस को ये नीचे से पकड़ के रखता है, और ये जो aqueous humor ऊपर से पकड़ के रखता है, जो मतलब कि इसका बैलेंस और शेप साइज को पूरा नॉर्मल रखते हैं। नहीं तो आप भागोगे, ये जो मसल से ये पकड़ के रखेगा, ये भी कूदेगा, तो आपके सामने सारे के सारे ये आप स्टेबिलाइजिंग जो देख रहे हैं ना आप लोग, इमेज स्टेबिलाइजिंग, वीडियो स्टेबिलाइजिंग, आप अभी मतलब कि मोबाइल्स में भी अभी आ गया है स्टेबिलाइजिंग मोड, वीडियो स्टेबिलाइजिंग, जो मतलब कि बच्चे कैमरा यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, वो लोग जानते हैं। जितना भी हिलाओ वो क्या करेगा, वो अपना स्टेबिलाइजिंग मोड में ही रहेगा। नहीं तो ये इसका काम वही है, अगर लिक्विड नीचे रहता है, एक्वस ह्यूमर रहता है, विट्रस ह्यूमर रहता है, नीचे से ऊपर से ये क्या करते हैं ना, पकड़ के रखते हैं, तो हमारा स्टेबिलाइजिंग इमेज स्टेबिलाइजिंग रहता है। नहीं तो हम भागेंगे तो वो पैड वैड भी सब हिलने लगेगा। नॉर्मल फ़ोन के कैमरे को हिलाओ, ये पैर वैर सब भूकंप जैसा लगेगा, भूकंप हो गया अभी जैसा लगेगा। बट हमारे आँखों में जो ये सिलियरी मसल्स, विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, इनके कारण से ही हमारा जो इमेज स्टेबिलाइजेशन हमारा आँखों का ये बरकरार रहता है। ओके, तो आगे चलेंगे, अभी देखेंगे रेटिना। सो रेटिना इज ए लाइट सेंसिटिव स्क्रीन ऑन विच द इमेज इज formed. It is delicate membrane having enormous number of light sensitive cells. It converts the image formed by the lens into electrical impulses. These electrical impulses are then transmitted to the brain through optic nerves. It contains rods and cones.
सो रेटिना क्या होता है ना, यहाँ पे जो लाइट गिरता है अभी, ये पॉइंट हमने बता दिया, एक छोटा सा पॉइंट रहता है रेटिना। ये क्या होता है ना, यहाँ से अगर लाइट यहाँ पे मतलब कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे लाइट गिरा एक ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ पे इसका इमेज फॉर्मेशन हो गया। अभी इमेज फॉर्मेशन हुआ, तो इमेज फॉर्मेशन होने के बाद ये क्या करता है ना, कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव यहाँ से भेजता है, किससे ना, ऑप्टिक नर्व के थ्रू ये दिमाग तक पहुँचता है। तो हम लोग जानते हैं कॉन्वेक्स लेंस कैसा इमेज प्रोड्यूस करता है। हम लोग पिछले जो चैप्टर था ना, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में, उसमें तो देखे थे। तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा इमेज प्रोड्यूस करता है, कमेंट में लिखिए। तो ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मतलब कि ये उल्टा इमेज बनाता है। तो जब यहाँ पे उल्टा इमेज बनता है रेटिना पर, तो हमें तो सब उल्टा दिखना चाहिए। अरे अगर उल्टा इमेज हमारा रेटिना पर आ रहा है और कन्वेक्स लेंस का जो काम है वो उल्टा इमेज ही दिखाएगा, तो हम लोग उल्टा क्यों नहीं दिखते। अच्छा, कोई मतलब कि कुत्ता भाग रहा है, हमें लगेगा कि ऊपर की तरफ भाग रहा है। अच्छा, किसी दोस्त को देखेंगे वो उसका पैर ऊपर होगा, सिर नीचे हो रहेगा। अरे उल्टा मतलब कि यही होता है ना फिर। अरे हमारा तब जब कॉन्वेक्स लेंस पे इन्फिनिटी में था तो फोकस में हो रहा था इमेज, जब बियॉन्ड सी में था तो फिर बिटवीन इस मतलब कि इमेज क्या हो गया अभी, रियल इम्पोर्टेंट मतलब कि उल्टा हो रहा था। अगर ए बी ऊपर की तरफ थे, ऑब्जेक्ट इस तरफ क्या हो जाता ना, ऑब्जेक्ट का सिर नीचे हो गया, उसका जो रूट था वो ऊपर हो जाता था। ऐसा ही तो हो रहा था। तो यहाँ पे भी तो वैसा ही इमेज बनने वाला था जो रूल के हिसाब से। तो हमें पूरा क्लियर सीधा इमेज कैसे दिखता है, तो ये हमारा ब्रेन का खेल है। ये तो जो यहाँ पे जो बनता है ये तो लेकर वही इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुँचा देता है, ये ब्रेन तक पहुँचा देता है। ओके, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाता है, बट ब्रेन क्या करता है उसको ना, ब्रेन जानता है कि ये जो मतलब कि चीज़ें हैं ये उल्टा है, तो वो ब्रेन इसका खेल कर देता है, वो सीधा करके हमें दिखा देता है। दिमाग इमेज प्रोड्यूस कर देता है कि देखो नहीं भाई, ये जो है तुम्हारा लेंस तो उल्टा वाला लेंस था, इमेज तैयार किया, हम लोग उसको सीधा कर दिए। तो ये ब्रेन का किया धरा है, ब्रेन हमें सीधा दिखा देता है। ओके, तो ये होता है हमारा रेटिना। तो ऑप्टिक नर्व क्या होता है, दीज आर द नर्व विच टेक द इमेज टू द ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जो इमेज आ रहा था किसके ऊपर, रेटिना के ऊपर बन रहा था, तो ये इलेक्ट्रिक वेव में, इलेक्ट्रिक सिग्नल में ऑप्टिक नर्व के ज़रिए ये कहाँ पर पहुँचता है ना, ब्रेन के तरफ, ब्रेन में पहुँचता है। तो अभी देखेंगे हाउ प्यूपिल वर्क, ये जो प्यूपिल है काम कैसे करता है। तो लगभग मैंने कुछ बता दिया था इसके बारे में, तो देखेंगे आगे। द इरीज मेक प्यूपिल एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट अराउंड द आई। तो इरीज क्या करता है, ये आँखों में कितना लाइट जाना चाहिए, कितना नहीं जाना चाहिए, तो इरीज क्या करता है, ये एक्सपांड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है आँख को, मतलब कि पीपल को। मैंने कुछ देर बताया, अगर ज़्यादा लाइट आएगा तो ये वाला जो चीज़ है छोटा हो जाएगा, जो पीपल है जो काला सा होल दिखता है ये छोटा हो जाएगा, अगर कम लाइट होगा तो ये एक्सपांड होकर बड़ा दिखेगा। तो फास्ट कंडीशन क्या होता है ना, व्हेन द लाइट इज ब्राइट इरीज कॉन्ट्रैक्ट्स द प्यूपिल सो दैट लेस लाइट एंटर्स द आई। ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, अगर ज़्यादा लाइट घुसने नहीं देगा। जब लाइट ज़्यादा होगा ये पूरा छोटा हो जाएगा, समझ रहे। सेकेंड में क्या हुआ ना, व्हेन द लाइट इज डिम, कम लाइट है, इरीज एक्सपांड द प्यूपिल सो दैट मोर लाइट एंटर्स द आई। तो ये क्या करता है ना, एक्सपांड कर देता है। तो इसको हम चेक कैसे करेंगे, मैंने बता दिया, आप लोग अपने दोस्तों के आंखों के देख सकते हो। तो बट आप अभी अगर वीडियो देख रहे हो अभी के अभी, अगर दोस्तों के आंखों को देखोगे कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। आप ऐसा करो
कोई अंधेरे कमरे में घुस जाओ, ओके, कुछ देर बाद घुस जाओ, फिर बाहर निकलो और आंखों को गौर करना स्टार्ट करो। देखो प्यूपिल का साइज कितना है। अभी 5 मिनट वहीं पर खड़े रहने दो, फिर देखो प्यूपिल का साइज कितना है लाइट में, लाइट के एरिया में आकर अब अभी आपको मालूम पड़ जाएगा कि प्यूपिल का साइज छोटा हो गया होगा अभी लाइट के जरिए, समझ रहे हैं। अच्छा, कभी कभी आप देखे हो, मतलब कि सिनेमा हॉल कभी गए हो, मतलब कि यहाँ से ब्राइट लाइट से गए होंगे, धूप में सूरज के किरणें से गए होंगे, और वो जब अंधेरे घर में घुसा देंगे, अंधेरे हॉल में घुसा देंगे, तो आपको दिखाई देता है वो पैर वैर कहाँ गिरता, अंधे के जैसे चलते हो? नहीं, ऐसा नहीं चलते हो तुम लोग, वैसा ही चलते हो। फिर कुछ देर बाद बैठ जाने के बाद आपको दिख जाता है कि अच्छा, और मतलब कि फिल्म जब तक चलता है, इंटरवल होता है, तो आपको बाहर आना पड़ता है पॉपकॉर्न लेने के लिए, कोल्ड ड्रिंक्स पीने के लिए जब आना पड़ता है आपको, और टॉर्च मारने की ज़रूरत नहीं, किसी को पकड़ के चलने की ज़रूरत नहीं, आप लोग सीधा उठते हो, भागाते हो। अरे ऐसा नहीं होता है, तो आपके आंख सेटल हो जाता है वो लाइट में, और आपका जो पीपल है खुल जाता है वो लाइट में, ओके। सो यहाँ पे वही एग्जाम्पल दिया गया है। तो यू वुड हैव ऑब्जर्व दैट व्हेन यू कम आउट द सिनेमा हॉल आफ्टर वाचिंग ए मूवी इन द ब्राइट सनलाइट, योर आइज गेट क्लोज्ड। अब अंधेरे कमरे में हो, सिनेमा हॉल में हो, अगर बाहर आ जाते हो तो लाइट आँखों पे से गिरता है और आँख खुलता नहीं है, आप अपना बंद कर देते हो। एंड व्हेन यू एंटर द हॉल फ्रॉम द ब्राइट लाइट, यू वोंट बी एबल टू सी, आफ्टर सम टाइम यू वुड बी एबल टू सी। मतलब कि जब लाइट एरिया से अंधेरे कमरे में घुसते हो, कुछ देर के लिए आपको दिखता नहीं है, बट आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद ये क्या हो जाता है, आँख नॉर्मल हो जाता है, फिर आप देख सकते हो। हियर द पीपल ऑफ एन आई प्रोवाइड्स द वेरिएबल अपर्चर हुज साइज इज कंट्रोल बाय इरेज। तो ये जो होता है पीपल का जो साइज है, अपर्चर है, ये कम कम और बेसी होता रहता है। तो इसका जो ये कौन करता है ना, ये कंट्रोल बाय इरिस, इरिस के कारण ये सब होता रहता है। तो अकोमोडेशन एक होता है, जो पावर ऑफ अकोमोडेशन हम बोलेंगे इसको, पावर ऑफ अकोमोडेशन, ओके। सो ये क्या होता है, अकोमोडेशन क्या होता है ना, द अबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। सो एडजस्ट कैसे, फोकल लेंथ को किस तरह से कैसे एडजस्ट किया जाता है, तो उसको बोलेंगे अकोमोडेशन और पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो सिलियरी, इसके जो मतलब कि काम ये कौन करता है ना, सिलियरी मसल। सिलियरी मसल दो तरह का काम करता है, रिलैक्स करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो रिलैक्स क्या होता है, अगर रिलैक्स करेगा तो आई लेंस क्या हो जाता है ना, बिकम थिन्स हो जाता है। मैंने पिछले स्लाइड्स में बताया, जब सिलियरी मसल जब क्या हो जाता है ना, रिलैक्स हो जाता है, तब आई लेंस क्या हो जाता है ना, पतला हो जाता है और फोकल लेंथ बढ़ जाता है। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, आई लेंस बिकम थिक, द फोकल लेंथ डिक्रीजेस, फोकल लेंथ भी कम जाता है। नहीं, फिर एनेबल ये क्या होता है ना, रिलैक्स जब होता है, ये दूर का ऑब्जेक्ट को हम आराम से देख सकते हैं। मतलब कि क्या होता है ना, अगर पतला हो गया, अभी जो आई लेंस क्या हो गया, पतला हो गया, रिलैक्स हो गया, पतला हो गया, फोकल लेंस बढ़ जाएगा, तो दूर के जो चीज़ों को हम लोग आराम से देख सकते हैं। वैसा ही अगर कंट्रैक्ट हो जाता है तो क्या होता है ना, तो आई लेंस क्या हो जाता है ना, मोटा हो जाता है, तो फोकल लेंथ कम हो जाता है। तो ये नज़दीक के चीज़ों को अच्छे से हम लोग देख सकते हैं। अरे आपका कैमरा में अभी आग नहीं आ गया, अभी देखो एक माइक्रो कैमरा आ गया, एक डेप्थ सेंसर कैमरा आ गया, एक मेन कैमरा आ गया। भाई आईफोन, सैमसंग में जितना भी जो मोबाइल कंपनीज है, 3-4 कैमरा पीछे से नहीं दिखाता। एक एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कितने सारे हैं ये, मतलब कैमरा में यूज़ हो रहा है। अभी सारे के सारे चीज़ें हमारे आंखों में हैं, गॉड ने दे दिया है, ओके। आंखों को देखकर कैमरा बनाया गया। अच्छा, इसके बाद आता है डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। सो हम लोग बात कर रहे थे कि जो आपके क्लास में हैं बच्चे, कोई चश्मा पहनता है, कोई चश्मा पहनता नहीं है, और किसी किसी का चश्मा बहुत ही मोटा दिखता है और किसका चश्मा बहुत ही पतला है। तो क्यों है, अभी हम डिस्कशन करेंगे। सो मायोपिया,
ओके, सो नियर साइटनेस और शॉर्ट साइटनेस, इसमें क्या होता है ना, कोई कोई लोगों को क्या होता है ना, नज़दीक का चीज़ तो दिखता है बट दूर का चीज़ नहीं दिखता है। सो ए पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी distant object distinctly. A person with this defect has the far point nearer than infinity. तो क्या होता है ना, ये दूर के चीज़ों को देखने ठीक से नहीं देख सकता और नज़दीक के चीज़ों को ठीक से देख सकता है, तो इसको बोलते हैं मायोपिया और शॉर्ट साइटनेस। तो इसका जो कारण क्या है, कॉज क्या है ना, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। आई लेंस थोड़ा ज़्यादा, इसका जो कर्वेचर है थोड़ा ज़्यादा टेढ़ा हो गया होगा, बांका हो गया होगा। एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, ओके, आई बॉल थोड़ा इधर उधर हो गया होगा, उसके साथ मतलब कि पोजीशन से थोड़ा हिल गया होगा। तो करेक्शन कैसे होगा इसको, मतलब कि ठीक कैसे करेंगे करेक्शंस। सो करेक्शन, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ए कॉन्केव लेंस of a suitable power. ये concave lens of a suitable power will bring with the image back on the retina and thus the defect is corrected. कैसे होता है आगे देखेंगे। तो ये देखिए, ये जो आंख होता है, ये जो फार पॉइंट है, ये नॉर्मल आए हैं, ओके, मतलब कि कहाँ पर, रेटिना पर गिरता है, ओके। अगर ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जो इमेज ये जो बनता है मायोपिक आई में, इमेज का जो ऑब्जेक्ट यहीं पर आधे रास्ते पे इमेज बन जाता है इसका, ये रेटिना तक नहीं पहुंच पाता है, तो इस वजह से आंखों को ठीक से दिखता नहीं है, ओके, ठीक से दिखता नहीं है। तो करेक्शन कैसे करेंगे ना, ये जो लेंस है, एक ये कॉन्केव लेंस लगा दिया, तो ये जाकर यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन करा, फिर ये जाकर इमेज यहाँ पर फॉर्मेशन हो करा, तो इसके जरिए क्या हो गया, आपका जो प्रॉब्लम था जो आंखों का, ये सही हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर इमेज क्या होता है, सीधा चल जाता है, फिर जाकर यहीं पर ये लेंस से रिफ्लेक्शन होकर रिफ्रैक्शन होकर ये कॉन्वेक्स लेंस में गिरता है। फिर कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है ना, ये सारे जो लाइट को एक जगह लेकर जोड़ देता है और इमेज फॉर्मेशन सही तरह से हो जाता है। इसका पावर सही होना चाहिए, ना कि मोटा ना कि पतला, ये सब जो आंख का डॉक्टर है ये सब करते हैं वैसा ही। सो देन हाइपोमेट्रोपिया, फार साइटनेस और लॉन्ग साइटनेस, इसका काम क्या होता है, नज़दीक का चीज़ ठीक से नहीं दिखता है, दूर का चीज़ें दिखता है। ए पर्सन विथ हाइपोमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियरली ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। द नियर पॉइंट ऑफ द पर्सन इज फार्थर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट, दैट इज 25 सेंटीमीटर। हमारा जो नॉर्मल आँखों का पढ़ने का क्षमता है ये 25 सेंटीमीटर है, इसको याद रख लेना। नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ आवर आई इन आवर आई, दैट इज 25 सेंटीमीटर। सो हाइपोमेट्रोपिया का कारण क्या है ना, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग, फोकल लेंथ बढ़ जाता है, और क्या होता है ना, द आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल, आई बॉल छोटा हो जाता है। करेक्शन कैसे करेंगे, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, अप्रोप्रिएट पावर, आई ग्लासेस विद कन्वर्जिंग लेंस प्रोवाइड द additional focusing power required for forming the image on the retina। देखिए इसका जो इमेज है, तो हमारा ये तो आंख है, फिर क्या होता है ना, जब यहाँ पे हमारा जब ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्मेशन होता है, रेटिना कहाँ पर है हमारा, यहीं पर है, तो इमेज कहाँ पर बनता है, पीछे बनता है, तो दिखता नहीं। अगर मतलब कि नज़दीक का, ये दूर का चीज़ है, दूर का चीज़ है ठीक जगह पर आकर पहुंच जाएगा। ये चीज़ अगर थोड़ा नज़दीक ले आएंगे तो इसका इमेज इसके पीछे चला जाता है, समझ रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे ना, एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे, तो ये क्या करेगा ना, वो लेंस को लेकर जो इमेज को लेकर रेटिना पर डाल देगा, ओके। नेक्स्ट प्रिशोबायोपिया, क्या होता है ये प्रिशोबायोपिया,
As we become old, the power of accommodation of the eye usually decreases. The near point gradually reduces eye away. This defect is called presbyopia. ओके, तो प्रेशोबायोपिया मतलब कि ये बोथ लॉन्ग साइटनेस और शॉर्ट साइटनेस। ओके, प्रेशोबायोपिया दोनों का जो मतलब कि क्या होता है, देखो ये पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइप्रोमेट्रोपिया, दोनों का होता है। ये कौन सी एज में होता है ना, जब बूढ़ा हो जाए तो 40 साल लग जाता है आपको, मतलब कि अभी 40 साल का आपका दादा और कोई भी हो आपके घर में, नाना, इनका चश्मा लोगे तो देखोगे इनके चश्मे के निचले हिस्से में थोड़ा अलग वाला मतलब कि साइड मतलब होता है और ऊपर वाला अलग होता है। जो नीचे वाला छोटा छोटा गोल गोल जैसा होता है, मतलब कि क्या जो चश्मा में थोड़ा लेंस अलग दिखता है वो पढ़ने के लिए होता है, और ऊपर वाला बाहर को चीज़ों को देखने के लिए रहता है। तो रीजन ऑफ डिफेक्ट क्या होता है ना, ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स एंड डिक्रीजिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। ये सिलियरी मसल वीक हो जाता है, तो ये ज़्यादातर घूम नहीं पाता है थोड़ा, इस वजह से। करेक्शन कैसे करेंगे, यूजिंग बाईफोकल लेंस विथ अप्रोप्रिएट पावर। बाईफोकल लेंस कॉन्सिस्ट्स ऑफ बोथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस। बाईफोकल लेंस मतलब ये भी बोला, चश्मे में ऊपर का हिस्सा रहेगा मतलब कि बाहर के चीज़ों को देखने के लिए, और अगर पढ़ना हो तो उसे चश्मा में नीचे की तरह एक दो होता है, मतलब कि स्क्रैचेस जैसा दिखेगा, तो वो आप लोग देख सकते हो कि ये भी अलग तरह का लेंस उसी में लगा होगा, वो होता है बाईफोकल लेंस। कॉन्वेक्स कॉन्केव बोथ लेंस वही है। तो कॉन्ट्रैक्ट, come to the contract. Sometimes the crystalline lens of people at old age becomes milky and cloudy. This condition is called contract. This causes partial or complete loss of vision. This possible to restore vision through the contract surgery. ओके, हम लोग जो बोलते हैं मोतियाबिंदु ऑपरेशन जो कैंप लगता है, तो ये जो पार्ट होता है इसको थोड़ा कट लगाएंगे और उसको ये साइड से थोड़ा उठा लेंगे, तो ये पतला सा जरी जैसा निकल जाएगा। तो ये वाला चीज़ उस ऊपर से निकल जाएगा। फिर से इसको जो ब्लैक चश्मा लगाते हैं ना, वो देखे नहीं हो दादा दादी जैसे कि बूढ़े लोग, थोड़ा इनका ऑपरेशन होता है मोतियाबिंदु का, तो कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी होता है, तो तब जाकर ये लोग देख सकते हैं। ये वाला जो वाइट पैचेस अगर हट जाएगा तो ओके, तो ये यहाँ पर कॉट लगाकर इसको उठा देते हैं, ऊपर से पूरा जरी जैसा चमड़ा उड़ जाएगा, निकल जाएगा। सो नेक्स्ट कम टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। सो प्रिज्म तो आप लोग देखे ही होंगे, आपके स्कूल में दिखाए तो होंगे ही। एक ट्रायंगल, इसका एक फेस ट्रायंगल है और दूसरा फेस भी, उस तरफ का फेस भी ट्रायंगल ही होता है। ओके, तो इसको हम समझेंगे। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, तो यहाँ पे जो देख रहे हैं ये वाला जो ट्रायंगल देख रहे हैं आप लोग, ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे, तो ये जो ट्रायंगल है ये है मतलब कि एक जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म का एक फेस है। ओके, तो इसमें से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है हम लोग देखेंगे अभी। ओके, और देखिए ये जो लाइट रे है, ये जो लाइट रे है यहाँ पर जो गिरता है इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, और इंसिडेंट रे इसको बोलेंगे। इंसिडेंट बीम, यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट रहता है, तो लाइट जाकर एक साइड पर गिरता है, तो इसको हम इंसिडेंट रे बोलेंगे। ये लाइट को वैसे ऐसे मतलब कि आगे जाने देते हैं, तो ये लाइट ऐसे जाने वाला था, बट आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या होता है ना, इसका दिशा बदल जाता है। ग्लास लैब में हम लोग पढ़े थे लाइट रिफ्रैक्शन में, तो ये क्या होता है ना, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जब मतलब कि पहुंचता है, तो ये क्या होता है ना, इसका डायरेक्शन बदल जाता है, तो ये नॉर्मल के और भाग आता है, थोड़ा नॉर्मल की तरफ ये आ जाता है। नहीं, फिर जब लाइट ये
ये मीडियम से, ये जो ग्लास मीडियम है, ये मीडियम से अगर फिर बाहर के मतलब कि एयर मीडियम में जाता है तो ये क्या करेगा ना, वैसा ही ये अगर नॉर्मल है, ये अगर नॉर्मल है, ये नॉर्मल के नज़दीक आ जाएगा। ओके, तो इसको हम ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे, और ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो हो गया हमारा इमर्जेंट रे। ओके, ये हो गया हमारा इमर्जेंट रे। ओके, तो ये जब एंगल बनाता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, जो एंगल बनता है उसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, दैट इज आई इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। देन नॉर्मल और रिफ्रैक्शन रे के अंदर बीच में जो एंगल बनता है इसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सिमिलरली जब ये जो रिफ्रैक्शन रे है और ये जो लाइट है, इसके साथ भी जो एंगल बनता है इसको भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोला जाएगा। और इमर्जेंट रे और क्या नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस बोला जाएगा। ओके, इसको थोड़ा याद रख लीजिए, ये कौन से एंगल को क्या बोलते हैं। ओके, और ये जो एंगल ए है इसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोला जाएगा। और ये जो इंसिडेंस रे और इमर्जेंट रे जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाले एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन बोला जाएगा। इसको डिनोट किस में किया जाता है ना, डी में किया जाता है। ओके, तो इसको थोड़ा देख लेना है, याद कर लेना कौन से एंगल को क्या बोलते हैं और किसको क्या बोलते हैं। सो ये होता है हमारा एक प्रिज्म का फेस। ओके, तो जब प्रिज्म, अभी ये कैसे रिफ्रैक्शन हुआ प्रिज्म में हमने देख लिया। अभी ये डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म, प्रिज्म के अंदर से हम लाइट को पास करवाएंगे, क्या होता है देखेंगे। सो द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स component color when it passes through a glass prism is called dispersion of light. The various color are violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. The sequence of color remembers as VIBGYOR. The band of 7 colors is called the spectrum. तो जब क्या होता है, जब क्या होता है ना, वाइट लाइट को हम पास करवा देते हैं। ये हो गया हमारा वाइट लाइट, ये पास हुआ किसमें ना, ग्लास प्रिज्म में। तो क्या हुआ ना, हम जानते हैं कि सारे रंगों का कलर का जो स्पीड है डिफरेंट मीडियम में अलग अलग है। जब ये लाइट क्या होता है ना, मतलब कि अंदर जाता है एक मीडियम से, ये जो मीडियम ये μ1 है और ये μ2 है, ये μ2 है। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक ये लाइट घुसेगा तो क्या करेगा ना, डिफरेंट लाइट स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। तो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न में वो अरेंज हो जाएगी। इसको क्या बोलेंगे ना, स्पेक्ट्रम बोलेंगे। जो दीवार पे जो हम लोग अगर प्रिज्म के ज़रिए वाइट लाइट को इंसर्ट कराएंगे, सनलाइट को इंसर्ट कराएंगे, तो आप अपने वॉल पे अगर वाइट कलर का वॉल होगा तो उसके ऊपर अगर डालेंगे वो जो रिफ्लेक्शन लाइट को, प्रिज्म के अंदर से जो लाइट पास कर रहा होगा, तो एक जो पैच है, कलरफुल पैच है, वो दिखेगा ऐसे, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। और इसको नीचे से पढ़ा जाता है VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये वाला पैचेस दिखेगा। तो इससे हमें क्या मालूम पड़ता है ना, वाइट लाइट मिक्सर ऑफ 7 कलर्स, isn't it? मिक्सर ऑफ 7 कलर्स। इसको कौन टेस्ट किए थे जी, कौन, सर न्यूटन ने। ओके, न्यूटन ने। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं क्लासेस में
स्कूल में, अगर न्यूटन कर रहे हैं तो हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? भाई तुम्हें परेशान नहीं कर रहे हैं, तुम्हें बता रहे हैं कि ये जो दुनिया है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, आप टेंशन मत लो, इसको टेंशन ले लेकर पढ़ोगे तो होएगा नहीं, इसको बस एंजॉय करो। अरे सच में ऐसा होता है क्या? लाइट से कलरफुल पैसेज भी आता है। ये जो हम लोग हर दिन देख रहे थे जो वाइट कलर का लाइट, इसमें से इतना कलर्स आता है। इसको क्यूरोसिटी से देखिए इसको, तो आपको ये सारी चीज़ें मज़ा आएगा। ओके, तो अभी अभी हमने क्या देखा ना, एक वाइट लाइट को अगर प्रिज्म के अंदर से पास करवाते हैं तो 7 कलर आ जाता है। अच्छा, फिर से अगर वही 7 कलर को दूसरे प्रिज्म में घुसा देंगे तो वो क्या एक ही लाइट हो जाएगा? समझ में आ रहा है ना? हम लोग को पहले क्या करें ना, एक वाइट लाइट को प्रिज्म के ज़रिए पास किया तो वो क्या हो गया, इंद्रधनुष बन गया, 7 कलर दिखा। अभी वो 7 कलर को दूसरे प्रिज्म में डालेंगे, क्या वो वाइट लाइट होकर निकल जाएगा? यस, निकल जाएगा। रिकॉम्बिनेशन ऑफ डिस्पर्सन ऑफ डिस्पर्स्ड लाइट। तो क्या होता है ना, जब वाइट लाइट क्या होता है ना प्रिज्म के जरिए जाता है तो ये क्या होता है ना, कलर चेंज हो जाता है, इंद्रधनुष बन जाता है। वही इंद्रधनुष को अगर दूसरे प्रिज्म के अंदर घुसा देंगे तो ये वाइट लाइट होकर निकल जाएगा। ओके, सो अच्छा, आप इंद्रधनुष और कौन से जगह पर देखे हैं? रेनबो कहाँ पर देखे हैं? आसमान में भी तो देखे हैं, तो आसमान में थोड़ी प्रिज्म है, तो वहाँ पर कैसे दिख रहा है? अरे क्वेश्चन तो आता है ना फिर दिमाग में, यही है क्यूरोसिटी। जितना क्यूरोसिटी दिल में आएगा, दिमाग में आएगा, तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है ना, द रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम अपियरिंग इन द स्काई आफ्टर ए रेन शावर। इट इज कॉज्ड by dispersion of a sunlight by thin water droplet present in the atmosphere. A rainbow is always formed in a direction opposite to that of the sun. तो रेनबो कैसे फॉर्म होता है ना, अगर सन पूरब में होगा बारिश के टाइम पे, पश्चिम में आप लोग देख सकते हो रेनबो को। अगर डूबता हुआ सूरज पश्चिम में होगा तो फिर आप इंद्रधनुष रेनबो को पूरब में देख सकते हो। ऑपोजिट डायरेक्शन में हर वक्त इंद्रधनुष प्रोड्यूस होता है। किसका? सन का। द वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक स्मॉल प्रिजन्स, दे रिफ्लेक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट लाइट, देन reflect in internationally, the finally refract it again when it comes out of the raindrops. Due to dispersion of light and internal refraction, different colors reach the observer's eye. तो ये क्या होता है ना, जब बारिश होता है ये सब वाटर ड्रॉपलेट जुड़ जुड़ के ये प्रिज्म के जैसा काम करता है। ओके, जब लाइट एंटर करता है किसके, वाटर ड्रॉपलेट के अंदर मतलब कि एंटर करता है, तो इसके अंदर भी प्रिज्म जैसा रिफ्लेक्शन होता है। देखिए यहाँ पर ये एक रेन ड्रॉप है, ये एक, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये है एक क्या है ना, रेन ड्रॉप है। ये एक रेन ड्रॉप। ओके, तो इसके ऊपर क्या होता है ना, लाइट गिरेगा नहीं, लाइट तो गिरेगा। तो ये हमारा सनलाइट आ गया इसके ऊपर, एक मीडियम से आया, एयर मीडियम से। तो जब वाटर मीडियम में घुसेगा तो ये क्या हो जाएगा ना, इसका रिफ्रैक्शन होगा नहीं, वाटर से फिर ये रिफ्लेक्शन होता है, ये फास्ट हो गया इसका रिफ्रैक्शन, अगेन होता है रिफ्लेक्शन, इसके अंदर होता है रिफ्लेक्शन, देन आफ्टर ये इमर्जेंट होकर निकलता है। तो ये क्या हो जाता है ना, कलर्स निकाल देता है। वैसा ही 2 4 5 6 7 हज़ार 5000 रेनड्रॉप्स मिलकर ये क्या करता है ना, इंद्रधनुष बना देते हैं। ओके, नेक्स्ट, सो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है फिर? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, so the refraction of light caused by earth atmosphere
having air layers varying optical densities is called atmospheric refraction। अच्छा, ये एक एग्जांपल देने से आपको मालूम पड़ जाएगा। अभी देखिए, एक आग लगा जहाँ पर आग धुनी लगाना जानते हैं ना आप लोग? नहीं जानते हैं तो ठीक है। जो ठंड के जो एरिया होता है वहाँ पर जो आग लगाते हैं ना, जो मतलब ये काठ वाट को ऊड को जमा कर लगाते हैं और बॉडी को सेकते हैं, मतलब कि थोड़ा हीट लेते हैं। ठंड एरिया में जो सब होते हैं, होता है ये सब। ओके, सुबह सुबह होता है, शाम को भी होता है, आग लगाकर ये लोग सोते हैं। अच्छा, वो जो आग जलता रहता है ना, वो ऊपर जो कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, उसके अंदर से कोई चीज़ को देखिए आप, तो कैसे दिखेगा आपको? धुंधला धुंधला नहीं दिखता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ये सब एयर का डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कि जब एयर क्या होता है ना, गर्म हो जाता है, तो ये थोड़ा लाइट हो जाता है और ऊपर जाने लगता है। तो जब ऊपर जाता है तो ठंडा हवा फिर उसके जगह ले लेता है, नहीं? तो इसके वजह से ये डेंसिटी क्या हो जाता है ना, ये जो इसका डेंसिटी थोड़ा हल्का रहता है और ठंडा हवा का डेंसिटी थोड़ा कम रहता है। तो इसके वजह से हम लोग जब वो एयर के अंदर से, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर से हम लोग कोई चीज़ों को देखते हैं, तो हमें वो हिला डोला सा दिखता रहता है, हिलता हुआ दिखेगा। ओके, तो यही सब कारण होता है कि एटमॉस्फेरिक जो रिफ्रैक्शन होता है। ये छोटा सा नमूना था उसका। आप लोग अगर स्टार को देखेंगे, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये जो स्टार होता है, स्टार इसी वजह से ही ट्विंकलिंग करते हैं। क्यों? हमारे एटमॉस्फेयर में जो गर्मी पैदा होता है, तो वो जब मतलब कि नीचे से ऊपर के तरफ जाता रहता है ना वो हवा, तो जब हम हवा एटमॉस्फेयर के अंदर से वो स्टार को दिखते हैं, तो वो भी धप 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 दिखता है, माने टिमटिमा हुआ दिखता है, टिमटिमाता हुआ। सो इट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। It is due to atmospheric refraction of light. The temperature and the density of different layers of atmosphere keeps varying, hence we have a different medium. Distant star act as a point of source of light. When the straight light enter the earth atmosphere, it undergoes a refraction continuously. जब स्टार से जो लाइट आता है ना, वो मतलब डिफरेंट लेयर देकर मतलब कि अब जो एटमॉस्फेयर का जो लेयर्स होता है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, आयनोस्फेयर, ये सब जो होता है स्फीयर्स, ये जब डिफरेंट मीडियम देकर आता है, ये बार बार रिफ्लेक्टेड होकर हमारे आंखों तक पहुंचता है। ड्यू टू चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये हर वक्त बेंड्स, नॉर्मल के तरफ बेंड हो जाता है। ओके, ड्यू टू दिस द अपीयरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल पोजीशन। तो ये बार बार अगर रिफ्लेक्शन होता होकर मतलब कि हमारे आंखों तक पहुंचेगा, तो हमें वो तारा टिमटिमा हुआ दिखता रहता है, और अपने पोजीशन जहाँ पे है वो दूसरे पोजीशन में हमें दिखता है, क्योंकि ये नॉर्मल के तरफ उसका लाइट हर वक्त टेढ़ा होता जाता है। द स्टार अपीयर्स हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। जहाँ पे दिखता है तारा, स्टार्स, उससे दूसरे पोजीशन पे स्टार रहता है। देखिए, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, सारे लेयर में ये क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता रहता है। तो स्टार का पोजीशन यहाँ होता है, बट हम लोग देखते हैं यहाँ इसको। अच्छा, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। सो एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। सो सनराइज क्या होता है ना, जब सनराइज होता है अर्थ पर, सो 2 मिनट पहले हमें दिखता है और 2 मिनट के बाद शाम भी होता है। सो कैसे होता है? एक्चुअली सनराइज हैपेंस व्हेन द सन इज बिलो द हॉरिजन इन द मॉर्निंग। द रेज ऑफ द लाइट फ्रॉम द सन below the horizon reach our eyes because of refraction of light. Similarly, the sun can be seen about a few minutes after actual sunset. The sun is visible to us about 2 minutes before
the actual sunrise and about 2 minutes after the actual sunset because the atmospheric refraction. So क्या होता है जब सन क्या होता है ना मतलब कि पहले आता है तो ये इसका जो लाइट्स होता है ये मतलब कि देखिए ये हॉरिजन है और ये जो इसका जो अपीरेंट पोजीशन है मतलब कि सन यहाँ पर अगर मतलब कि क्या होता है ना स्टार्ट होता है तो इसका लाइट किस पर गिरता है ना वो एटमॉस्फेयर के ऊपर ही गिरता है। थोड़ा इसको जूम कर देते हैं। ओके तो यहाँ पर गिरता है, यहाँ ये सनलाइट हो गया नहीं सनलाइट हो गया तो यहाँ पर जाकर गिरता है। यहाँ पर एक छोटा सा लड़का खड़ा है तो ये यहाँ पर गिर के ये क्या होता है ना रिफ्रैक्शन कर जाता है, रिफ्रैक्शन कर जाता है नहीं। तो वैसा ही जब सनसेट होता है सन निकलने के बाद ये वैसा ही क्या होता है ना ये मान के चलिए ये सनसेट हो रहा है, अभी ये सनसेट हो रहा है तो इसका लाइट भी क्या होता है ना इस पर इसी तरह या ये रिफ्लेक्शन में क्या हो जाता है ना एटमॉस्फेयर में जाता है, एटमॉस्फेयर से लेकिन ये सनलाइट है ये एटमॉस्फेयर ये मान के चलिए यहाँ पर गिरता है, ये एटमॉस्फेयर से यहाँ पे गिरेगा। एक्चुअल पोजीशन कहाँ पे होता होगा सन का दूसरे पोजीशन में, ये ऑलरेडी चला गया होगा बट हमें दिखता होगा कि सन यहीं पे है। एक्चुअल सन यहाँ पे रहेगा मतलब कि बट इसका जो अपीयरेंट पोजीशन है तो हमें दिखेगा कि सन यहीं पे है। हमें क्या हम टेढ़ा दिखता है सन नहीं दिखता ना, हम लोग यहाँ पे कोई खड़ा है ये सीधा दिखेगा देखेगा ऐसे पूरा सीधा देखेगा कि नहीं सीधा देखेगा, ये सीधा देखेगा बट सन का लाइट ऐसे आया ऐसे गिरा रिफ्रैक्शन में। तो नेक्स्ट तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है देखेंगे। सो द स्कैटरिंग ऑफ लाइट is the phenomenon by which beam of light is redirected in different direction of the interacting with the particles present in the medium। तो ये डिफाइन करता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट फिनोमिनन बाय विच बीम इज रीडायरेक्टेड इन द डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ द इंटरेक्टिंग विद द पार्टिकल प्रेजेंट इन द मीडियम। सो कौन सा पार्टिकल प्रेजेंट है मतलब कि ये एटमॉस्फेयर में धूल है या जो फॉग है या कुछ और जो दूसरा पार्टिकल से उसके ऊपर डिपेंड करता है ये जो लाइट का जो रे का जो पाथ होता है उसको देखने के लिए। ओके टिंडल इफेक्ट। सो टिंडल इफेक्ट का जो रूल्स है हम इसको देखेंगे। टिंडल इफेक्ट डील्स विद द फिनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स। सो टिंडल इफेक्ट हम लोग जो छोटे क्लास में भी पढ़े हैं 6-7 क्लास में भी पढ़े हैं तो इसको हम जानते हैं पहले से। सो फास्ट क्या होता है ना व्हेन ए फाइन बीम ऑफ सनलाइट एंटर्स ए रूम द पार्टिकल प्रेजेंट इन द रूम बिकम्स विजिबल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मतलब कि एक अगर लाइट आता है मतलब कि घर का अगर कोई छेद से सनलाइट आकर गिरता है तो हमें दिखता है कि वो सनलाइट का पाथ दिख जाता है और तो वो पाथ के अंदर से बहुत सारे धूल वूल उड़ता हुआ बस वैसा ही हमें दिखेगा नहीं। आप वैसा ही रूम में देखो आपको धूल दिखेगा नहीं। क्यों? एयर हमारा बहुत सारे पार्टिकल्स को लेकर बनता है। धूल हो गया, धुआं हो गया, जो वाटर मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स हो गया, वाटर जो वेपर्स हो गया उसको मिलकर और बहुत सारे गैसेस हो गया इसको मिलाकर हमारा एयर बना है। तो खाली आंखों से हमें दिखेगा नहीं। अगर घर में कोई छेद से लाइट घर तक पहुंच रहा है हमें दिखेगा कि वो लाइट के अंदर कोई धूल धुआं ऐसा दिखेगा नहीं। वो उससे मालूम पड़ता है कि द पाथ ऑफ लाइट कैसा है वो। सेकंड में व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू ए कैनोपी ऑफ ए डेंस फॉरेस्ट टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स इन द मिस्ट स्कैटर लाइट। मतलब कि जो फॉग होता है फॉग से जो पानी गिरता रहता है पत्तों से और पत्तों के अंदर से जो लाइट आता है पूरा पतला सा लाइट आता है इससे भी मालूम पड़ता है कि पाथ ऑफ लाइट कैसा है। ये टिंडल इफेक्ट यहाँ पे काम करता है। द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स
Very fine particles scatter mainly blue light, while particles of larger size scatter light of a longer wavelength. If the size of the scattering particle is large enough, then the scattered light may even appear white. अगर छोटा सा पार्टिकल रहता है, छोटा छोटा पार्टिकल रहता है, तो ये क्या होगा ना, जो नीला दिखेगा। अगर इसका आकार जो अगर बड़ा बड़ा होता है तो ये वेव के फॉर्म में दिखेगा, वेव के जैसा कि लाइट, जो मतलब कि क्या होता है, जो पार्टिकल अगर बड़ा साइज में आ गया तो लाइट का रे अगर बड़ा साइज में आ गया तो ये वेव के जैसा दिखेगा। ओके, अगर और भी ज़्यादा बड़ा रहेगा तो वो जो लाइट का पाथ रहेगा पूरा वाइट लाइट होकर दिखेगा। तो ये है टिंडल इफेक्ट। घर के अंदर देखिए सब लाइट आ रहा है ना, ये लाइट का पाथ दिख रहा है। यहाँ पे भी देखिए पूरा बड़ा बड़ा लाइट है तो इस वजह से वाइट दिख रहा है। Why is the color of the sky is blue? So why is the color of the clear sky is blue? So आसमान हमें नीला क्यों दिखता है, क्या है इसकी कारण? The molecules of air and other fine particle in the atmosphere have a size smaller than the wavelength of visible light. मतलब कि पार्टिकल का जो एटमॉस्फेयर have a size smaller than the wavelength of visible light. जो हमारा एटमॉस्फेयर का जो लेंथ है, इसका जो साइज है जो विजिबल लाइट के साइज से बहुत कम है। These are more effective in scattering light of shorter wavelength at blue. तो ये क्या होता है, अगर साइज इसका छोटा, वेवलेंथ इसका छोटा है इसका एटमॉस्फेयर का, तो ये क्या करता है ना, जो छोटा सबसे कम स्कैटर्ड वाला लाइट ब्लू कलर को ये स्कैटर्ड करते हैं, जो सबसे कम वेवलेंथ वाला लाइट को स्कैटर्ड करते हैं। एंड देन लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ एट द रेड एंड, ब्लू और रेड को ज़्यादातर ये स्कैटर्ड करते हैं। फिर when sunlight passes through the atmosphere, the fine particles in air scattered the blue color shorter wavelength more strongly than red. तो ये जैसे कि छोटा वेवलेंथ है तो ब्लू कलर को ज़्यादातर ये स्कैटर्ड करते हैं। The scattered blue light enters our eye, so if the earth so we see the, आसमान को हमें नीला दिखता है इसके कारण से। We see the sky looks like blue. So if the earth had no atmosphere, there would not have been any scattering. अगर एटमॉस्फेयर ही नहीं होता तो ये जो स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन नहीं होता। स्कैटरिंग नहीं होता तो हमें जो आसमान ब्लू दिखता नहीं दिखता। हमें कैसा तो दिखता, डार्क लुक्ड, द स्काई वुड हैव लुक्ड डार्क। अगर जो जाते हैं ना आसमान में, जो जाते हैं, अभी चांद पे गए थे, अभी जो हमारे जो इसमें रहते हैं, काम कर स्पेस सेंटर में काम करते हैं, उनको अगर पूछेंगे तो उनको मालूम, वो बताएंगे तो आसमान कैसे दिखता है, पूरा डार्क दिखता है, अंधेरा। ओके, तो यहाँ पे ये जो इमेज दिया गया है इससे आप क्लियर हो जाओगे। तो ये क्या होता है देखिए, सो ब्लू लाइट स्कैटर्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल एटम्स। सो इसका वेवलेंथ देखिए, इसका जो वेवलेंथ है बहुत बड़ा है और इसका जो लेंथ है ये छोटा है। तो पहले कौन सा ब्लू कलर आता है, तो ये ब्लू कलर जल्दी आकर पहुंच जाता है अर्थ के सरफेस पर, तो हमें वो आसमान नीला दिखता है। ओके, इसी वजह से, इससे क्लियर हो जाओगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।